नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजी न्यूज। दिन के 12 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। भारत इनोवेट्स 2026 का भी करेंगे शुभारंभ। अभिषेक बैनर्जी पर जांच एजेंसियों का कस रहा है शिकंजा। फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी के सामने आज दोबारा होगी पेशी। वहीं प्राथमिक शिक्षा भर्ती घोटाले में कल ईडी करेगी पूछताछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा आज हो जाएगा ईरान के साथ शांति समझौता। तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने का भी किया दावा। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावों पर उठाए सवाल। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा अपने अभियान का आगाज। हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम इंडिया की नजर लगातार दूसरे आईसीसी खिताब पर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। पीएम आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम वहां G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ प्रधानमंत्री के दौरे का अहम हिस्सा है। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरे से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। पीएम नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान भारत फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। दोनों देशों ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर ले जाने का फैसला किया था। हमारे आसपास की जो दुनिया बदल रही है, तेजी से बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे आम निजी जीवन में निजी स्तर पे जिस तरह से उथल पुथल हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या हम दोनों देश मिलके इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज़ हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में से चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर के आया है। फ्रांस की एक अपनी ताकत रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैमाने पे। सो ये एक मेन कारण है कि हम दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह इसमें हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम। पीएम 16-17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम की यात्रा के दौरान नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ होगा। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति इस ग्लोबल कॉन्क्लेव का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इससे भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच मिलेगा। पीएम पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सामरिक साझेदारी से तकनीकी साझेदारी तक भारत और फ्रांस निरंतर अपने संबंधों में नए आयाम छूते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा भी इसी बदलाव को रेखांकित करता नजर आएगा, क्योंकि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए वैसे ही मजबूत साझेदारी को आधार बनाकर अब नवाचार, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और भविष्य की तकनीक को भी लेकर दोनों देश नया अध्याय गढ़ने को तैयार हैं। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं भारत इनोवेट्स के बारे में। भारत इनोवेट्स के बारे में बताएं तो प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आज फ्रांस में होने जा रहा है भारत इनोवेट्स 2026। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यह अहम पहल है, जहां दिखेगा भारतीय स्टार्टअप्स का दम। 120 भारतीय स्टार्टअप, 15 उच्च शिक्षा संस्थान लेने वाले हैं भारत इनोवेट्स 2026 में भाग। 500 से ज्यादा निवेशक भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जो झलक दिखेगी वो झलक दिखेगी भारत फ्रांस नवाचार सहयोग की, जिसको यहां से एक नई गति, नई ऊंचाई मिलती हुई नजर आएगी। डीप टेक और स्टार्टअप सहयोग को बल मिलता हुआ नजर आएगा। यानी जिन क्षेत्रों पर पहले बात होती थी, अब नए क्षेत्रों पर यहाँ भारत और फ्रांस के बीच बात होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण
इसके अंदर क्षेत्र आते हैं उसमें जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर फोकस होगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण पर भी जोर होगा। इसके साथ वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में मजबूत होने जा रही है भारत की पहचान। तो फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 का आज शुभारंभ होने वाला है, जहां भारतीय स्टार्टअप्स का दम दिखने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शुभारंभ में हिस्सा लेने वाले हैं। और इस समय फ्रांस के नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन फ्रांस के नीस में होने जा रहा है। यह मंच भारत के स्टार्टअप को न केवल नया मंच देने वाला है, बल्कि उनके लिए अवसरों के नए द्वार भी खोलेगा। इसे लेकर भारतीय इनोवेटर्स में बहुत उत्साह दिख रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज लैब में जन्मे विचार वैश्विक मंच तक पहुंच रहे हैं। पहली बार भारत इनोवेट्स 2026 में मिले इस अवसर को लेकर स्टार्टअप्स भी उत्साहित हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम इंडिया के बाहर जाकर दुनिया को बता पाएं कि हम क्या कर रहे हैं एज ए कंपनी और इंडिया में कितना काम हो रहा है। तो थैंक्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमें ये मौका मिल रहा है एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बिहाफ में पूरी 120 स्टार्टअप्स से ज़्यादा की टीम यहाँ पे आई हुई है। ये जो एक पूरे देश विदेश में जो एक मैसेज जाता है कि आज की डेट में भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर करने के लिए रेडी नहीं है, बट हम तैयार हो चुके हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग और डीप टेक यानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को भी इंडिया के मंच से देश विदेश तक लेके जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमारी शोकेस को देखने आ रहे हैं और हमको यूरोप में उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि ये इट इज़ वंडरफुल वन। हम RF एनालॉग मिक्स सिग्नल, ये बहुत डिफ़िकल्ट जो ऑलमोस्ट लाइक एन आर्टिस्ट टाइप ऑफ वर्क है, वो हम करते हैं। मैं उनको बच्चों को सिखाता हूँ और ये सारी चीज़ें हम करते हैं और ये भारत के लिए कर रहे हैं। Our chip, it's an RF analog chip which works for Indian satellite system as well as all the satellite systems across the globe. भारत इनोवेट से हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि हमें ग्लोबल जो व्यू चाहिए वो मिल रहे हैं, हमें इन्वेस्टर जो चाहिए वो मिले और कोलैबोरेटर, सो दैट हम अपना जो न्यू है भारत से बाहर भी आगे रख सकें। हम पहले ऐसी कंपनी है दुनिया में जो मिलीमीटर वेव में एरे एंटेना बनाए। ये एरे एंटेना लोअर फ्रीक्वेंसी में बहुत कुछ कंपनियां किया है, मगर ई बैंड में हम पहले हैं। ग्लोबल एक पहचान मिलेगी और लोगों को पता चलेगा कि वैसे इंडिया में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डीप टेक कंपनीज में। कनेक्टिंग विद द इंडस्ट्री लीडर्स, demonstrating our technologies which have been fully designed, developed and manufactured from India and showcasing to the global platform how an Indian deep tech company can fulfill the needs of global requirement. हम चाहते हैं कि यहाँ पे we meet the right people in Europe that can help us scale जो मेड इन भारत टेक्नोलॉजी यूरोप में भी हम लॉन्च किया। 21वीं सदी की प्रतिस्पर्धा तकनीक और नवाचार की है। नीस में जुटे ये भारतीय स्टार्टअप्स इस बात का संकेत हैं कि भारत सिर्फ भविष्य की तकनीकों का बाजार नहीं, बल्कि उनका निर्माण और नेतृत्व करने की भी क्षमता रखता है। नीस से ममता चोपड़ा, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद स्लोवाकिया के दौरे पर भी जाएंगे। पीएम वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ते व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के बीच यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। भारत स्लोवाकिया के करीब 3 दशक पुराने कूटनीतिक संबंध अब नई संभावनाओं के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। हालांकि अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की यात्रा की थी। वहीं फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने भारत की यात्रा की थी। दोनों देशों को उम्मीद है कि इस यात्रा से स्लोवाकिया और भारत के द्विपक्षीय संबंध एक नए युग में प्रवेश करेंगे।
काफ़ी आशाएं हैं हमें इस यात्रा से, क्योंकि ये हमारे जो संबंध हैं उनको एक नए लेवल पे ले जाएगी। और उसके बाद जो हमारे अगले दशक की जो दिशा होगी वो इस यात्रा से हमें लगता है कि जो डिसीजंस इस यात्रा में होंगे उससे आगे की जो कुछ सालों की जो हमारे इंडिया स्लोवाकिया का संबंध किस दिशा में जा रहा है उस ये निर्धारित होगा। भारत ने 1993 में स्लोवाकिया को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। लगातार मजबूत होते संबंध आज कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और तकनीकी में दोनों देशों का सहयोग बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 1.6 बिलियन यूरो के स्तर को पार कर गया। भारत फार्मास्यूटिकल्स, मोबाइल फोन और ऑटो कंपोनेंट्स का निर्यात करता है, जबकि स्लोवाकिया से ऑटोमोबाइल और मशीनरी का आयात भारत मुख्य रूप से करता है। इंडियन ऑटोमेकर्स के लिए काफ़ी यहाँ पर स्कोप बनता है, क्योंकि हमारा इंडिया में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। इफ समहाउ लॉजिस्टिक्स इज टेकन केयर, तो मुझे लगता है कि इंडियन ऑटोमेकर्स कैन सक्सीड हियर क्वाइट वेल। स्लोवाकिया प्रति व्यक्ति वाहन उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। इसे दुनिया की कार निर्माण राजधानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि भारतीय ऑटो कंपोनेंट कंपनियों और स्लोवाकियाई वाहन निर्माताओं के बीच सहयोग की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। व्यापार के साथ साथ लोगों के बीच बढ़ता योग, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहयोग द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर रहा है। There are relations between India and all kinds of European countries, and I think it's a big honor for Slovakia that the Indian Prime Minister is visiting. भविष्य में IT, AI, हरित ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा केवल एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत और स्लोवाकिया के बीच भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव रखने वाली यात्रा मानी जा रही है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। ये यात्रा न सिर्फ ऐतिहासिक रहने वाली है, बल्कि इस यात्रा से भारत और स्लोवाकिया के बीच में व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक संबंधों और दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में संबंधों का एक नया अध्याय लिखे जाने की पूरी उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, ब्रातिस्लावा से डीडी न्यूज के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें आखिरकार क्यों बढ़ती जा रही हैं। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के लिए अगले कुछ दिन जांच परेशानी भरे रहने वाले हैं। आज से लगातार 3 दिनों तक उन्हें 3 अलग अलग मामलों में जांच अधिकारियों के सामने उपस्थित होना है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने आज अभिषेक बैनर्जी को भवानी भवन तलब किया है। इस मामले में उनसे आज दोबारा पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इसके बाद सोमवार को प्राथमिक शिक्षा भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित अपने कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। वहीं मंगलवार को कथित उकसाऊ टिप्पणी मामले में अभिषेक बैनर्जी को एक बार फिर भवानी भवन में सीआईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा है। तो आज दोपहर 3:30 बजे कुणाल घोष की पेशी होनी है और 3 अलग अलग मामलों में अभिषेक बैनर्जी जो है उनकी पेशी होनी है और उनसे जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी अलग अलग मामलों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले डिजिटल योग सहभागिता का नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के संयुक्त आयोजन में 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने ऑनलाइन योग सत्र में हिस्सा लिया।
इस वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने योग कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कार्यक्रम के दौरान YouTube लाइव योग स्ट्रीम के सर्वाधिक दर्शकों का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने इसे योग के वैश्विक विस्तार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाला मुख्य योग कार्यक्रम भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। 21 जून को जो मेन कार्यक्रम होने वाला है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में कोलकाता शहर में होने जा रहा है। वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री भी उसमें सहभागी होंगे। वो भी सभी लोगों में जाकर योग का प्रोटोकॉल करेंगे और लाखों की तादाद में लोग कोलकाता में आएंगे। इसके पहले भी हमने बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा के बारे में बनाए हुए हैं। इस साल कोलकाता में भी बहुत सारे रिकॉर्ड हम वहाँ पर बनाएंगे। शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का संदेश देने वाला योग आज भारत की सांस्कृतिक विरासत से निकलकर वैश्विक जन आंदोलन बन गया है। हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है, बल्कि मानवता को तनाव मुक्त, संतुलित और सकारात्मक जीवन की दिशा की ओर आगे बढ़ाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल की तरह दुनिया भर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जहां हजारों लोग एक साथ योग करेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस साल पूर्वी भारत में योग दिवस प्रस्तावित था, इसलिए कोलकाता को चुना गया। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और अन्य महान विभूतियों की प्रेरणा से जुड़े विषयों को कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री जी प्रमुख दिवस को योग कार्यक्रम को लीड करते हैं और पूर्व भारत में उनका प्रस्तावित था, तो इस बार फिर बंगाल, पश्चिम बंगाल को चुना गया, कोलकाता को चुना गया। गंगोत्री में जहाँ उद्गम हुआ, गंगा सागर जहाँ सागर को मिलन होता है, प्रत्येक दिन एक योग का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज से लेकर के 20 तारीख तक कर रहे हैं। इस वर्ष की योग की जो थीम है वो थीम है योग फॉर हेल्थी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग। क्वालिटी एजिंग ये भी एक विषय है कि हम स्वस्थ रहें, लंबी आयु जिए, लेकिन साथ में स्वस्थ जिएंगे तभी उस लंबी आयु का लाभ है। इस बार वंदे योग यानी वंदे मातरम के साथ योग को जोड़ा गया है। साथ ही मुख्य कार्यक्रम के दौरान आयुष आहार बंगाल के लिए विशेष तौर पर परोसा जाएगा। इस वर्ष दुनिया भर के 6000 स्थानों पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए व्यवस्था की है जो किसी कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सकते हैं। वे घर बैठे डिजिटल माध्यम के जरिए सीधा प्रसारण देखकर योग कर सकेंगे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए हमने एक विशेष रूप से कम्युनिकेशन हमने हमारे सोशल मीडिया माध्यमों से भेजा है। हम सबके पास से प्रसारित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ योग करो आप घर में, क्योंकि लाइव होता है, तो टीवी चालू करें, दूरदर्शन लगाएं और प्रधानमंत्री जी के साथ योग करें। फिर वो योग करते हुए आप प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी सेल्फी लें और उस सेल्फी को आप अपलोड करें। उसमें आप हर घर योग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हैशटैग को आप इसको टैग करके सोशल मीडिया में पोस्ट करें। योग दिवस से पहले देश भर में रन फॉर योग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। आयुष मंत्रालय का कहना है कि योग को केवल 21 जून तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से योग 365 अभियान शुरू किया गया है, जो वर्ष के 365 दिनों तक नियमित योगाभ्यास को बढ़ावा देगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल से कमर्शियल उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा। इंडिगो की पहली फ्लाइट सुबह 7:05 पर लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगी और सुबह 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान संचालित की जाएगी।
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। इस एयरपोर्ट को यात्रियों की सुविधा और टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान देते हुए डिजाइन किया गया है। यहां मिलने वाली सुविधाओं में सेल्फ चेक इन कियोस्क, डिजी यात्रा सिस्टम के तहत बायोमेट्रिक बोर्डिंग, ऑटोमेटेड बैगेज ड्रॉप काउंटर और ज्यादातर पेपरलेस ट्रैवल प्रोसेस शामिल है, जिनका मकसद भीड़ और इंतजार के समय को कम करना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना बताया था। अब खबर खेल जगत से। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप बी मुकाबले में कतर ने आखिरी पलों में शानदार वापसी करते हुए स्विट्जरलैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। स्विट्जरलैंड के लिए पहला गोल ब्रील एम्बोलो ने 17वें मिनट में किया। उन्होंने पेनल्टी को सफलतापूर्वक गोल में बदलते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। यह बढ़त मुकाबले के आखिर तक कायम रही। हालांकि मैच के आखिर में मिले अतिरिक्त समय में बुआलेम खुकी के गोल ने मैच का रुख बदल दिया और मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। एक तरफ जहां सारी दुनिया फीफा विश्व कप के रोमांच में डूबी हुई है, वहीं दूसरी ओर इसके मेजबान देशों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी बेहद सतर्क हैं। क्या है इस सतर्कता की वजह और आखिर किन किन बातों का रखना होगा ध्यान, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। 11 जून से शुरू हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन में से एक है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में हो रहे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए लाखों फुटबॉल प्रशंसक अलग अलग देशों से इस समय इन देशों में हैं। जहां एक तरफ खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विशेषज्ञ संभावित संक्रामक बीमारियों को लेकर भी सतर्क हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग एक जगह एकत्र होते हैं, तो संक्रमण फैलने का जोखिम भी बढ़ जाता है। इस वजह से स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के वैश्विक स्वास्थ्य विज्ञान और सुरक्षा केंद्र की निदेशक प्रोफेसर रेबेका कैट्स के अनुसार हाल के महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में हंता वायरस, नोरो वायरस और इबोला जैसी बीमारियों के मामले सामने आए हैं। ऐसे में लाखों लोगों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को देखते हुए स्वास्थ्य एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहती। देखिए, जहां दुनिया भर से लोग एकत्र होते हैं, ऐसी जगह पर संक्रमण फैलने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। खास तौर से सांस की बीमारी, कुछ लोगों में गैस की समस्या और साथ ही साथ कई अन्य तरह के संक्रमण भी ऐसे हालात में काफी बढ़ जाते हैं। विशेषज्ञों की चिंता का एक बड़ा कारण हाल ही में बांग्लादेश में सामने आया खसरे का गंभीर प्रकोप भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2026 से शुरू हुए इस प्रकोप में 60,000 से अधिक संदिग्ध मामले दर्ज किए गए और 600 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित 5 साल से कम उम्र के बच्चे रहे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि टीकाकरण कवरेज में कमी और वैक्सीन तक सीमित पहुंच ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। यही कारण है कि फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजनों के दौरान खसरे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। विशेषज्ञों को आशंका है कि बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही संक्रमण को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सकती है। The other things that we're also really concerned about for this particular World Cup is measles. देखिए, जिस बात का सबसे ज्यादा खतरा इस पूरे विश्व कप में है, वह है खतरे का काफी संख्या में यहाँ खास तौर से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में इसके मामले सामने देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अन्य तरह के तो वायरस हैं ही। देखिए, ये सब वायरस मच्छर जनित हैं। खास तौर पर इसके मामले कुछ दक्षिण राज्यों में ज्यादा हैं। इसके अलावा कुछ लोग उन स्थानों से भी आ रहे हैं जहां डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी हैं। Lots of people coming from regions where there are ongoing outbreaks of things like dengue or chikungunya. वैसे इन सब खतरों के बीच इन पर नजर रखने के लिए एक विशेष हेल्थ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है, जहां विशेषज्ञ देश भर से मिलने वाले स्वास्थ्य आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। इसके अलावा सीवेज के नमूनों की जांच के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी क्षेत्र में कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, नोरोवायरस, रोटा वायरस या अन्य संक्रमण तेजी से तो नहीं फैल रहे।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल इन सब तैयारियों के पीछे असल मकसद ये है कि खिलाड़ी, दर्शक और स्थानीय लोग सुरक्षित माहौल में टूर्नामेंट का आनंद ले सकें। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।